आज का जो टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, यानी कि सेल को जो कवरिंग करता है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल के अंदर में जो भी ऑर्गेनल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेम्ब्रेन है या टिनी के आउटर मोस्ट लेयर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, और इसका नेचर क्या है? ये थिन लेयर है, थिन लेयर है। थिन लेयर कैसे? जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब सेल को जो है ये क्या करते हैं, ये लेयर जो है ये थिन है, बहुत पतला है, इतना पतला है जो हम क्या कहते हैं एक जनरल माइक्रोस्कोप के अंदर हम नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक वेल डेवलप यानी कि अच्छा माइक्रोस्कोप, कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि इसको ये कौन हुआ? सेल मेम्ब्रेन। और ये इसका नेचर क्या है? यानी कि सिलेक्टिव परमेबल है, सिलेक्टिव परमेबल, इसी को बोला जाता है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल। और ये जो क्यूसी फ्लूइड नेचर का, ठीक है, क्यूसी फ्लूइड नेचर, यानी कि इसको नहीं 100% हम सॉलिड बोल सकते हैं, नहीं 100% लिक्विड बोल सकते हैं। यानी कि इसको एक हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं हनी की तरह। हनी क्या है? एक नहीं सॉलिड है ना लिक्विड है। और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट में कहां पाए? ये दोनों चीज यानी प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकेरियोट में भी पाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। एक चीज दोनों में अंतर बहुत है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दोनों में का बनावट से, यानी कि वहां भी फॉस्फोलिपिड रहेगा, यहाँ भी फॉस्फोलिपिड है, वहां भी प्रोटीन है, यहाँ भी प्रोटीन है, वहां भी कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट है। अब जो है क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, कंपोजिशन इसका जो है क्या क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनावट तो होगा कोई चीज का, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनावट मेन 3 कंपोनेंट का है, यानी कि लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इनमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? इसमें एवरेज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इसका एवरेज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका क्या क्या चीज में पाया जाता है? जैसे कि प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन इसमें 58 to 59% पाया जाता है, इसमें लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%। यानी कि जनरल कंपोजिशन है, यानी कि मैं बहुत सारा सेल को लेकर स्टडी किया गया था, तो उसमें यानी कि 58 to 59% प्रोटीन था, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%। अब लेकिन एक स्टडी करने के लिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि इसको लिया गया था, आरबीसी को।
आरबीसी सेल को चूज किया था किसके लिए, स्टडी करने के लिए, और उसका कंपोजिशन इससे कुछ चेंज है। यानी कि ये कंपोजिशन जो है एवरेज सेल का है, यानी कि बहुत सारा सेल को लेकर स्टडी किया गया है। अब बहुत सेल की बात जब आ रहा है तो सेल में हो सकता है उसमें बहुत सारा ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है, उसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ कंपोजिशन आएगा। जब इसलिए आरबीसी क्यों लिया गया, आरबीसी को क्यों लिया गया, क्योंकि आरबीसी में क्या ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। अगर ऑर्गेन उसमें आरबीसी में ऑर्गेनल्स नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है, गोल्गी बॉडी एब्सेंट रहता है, यानी कि टोटल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहता है। इसलिए आरबीसी को रिसर्च की वजह से उसको किया गया है, स्टडी किया गया है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, यानी कि ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया। तो ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन किया गया है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें जैसे उससे कुछ अलग इसमें रहता पाया जाता है, क्या कहते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, यानी ह्यूमन के आरबीसी को, आरबीसी को यहाँ पे 52%, 40%, 8%, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन आरबीसी का जो है जब इसका कंपोजिशन निकाला गया, यहाँ पे क्या कहता है प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है, एंड कार्बोहाइड्रेट 8%। यहाँ भी देखिए सबसे कम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब वहाँ पे टोटल एवरेज सेल का कंपोजिशन निकाला गया था तो वहाँ भी कार्बोहाइड्रेट सबसे कम है। यहाँ पे क्या लिपिड, अब लिपिड में क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी में ये तीनों पाया जाता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, कार्बोहाइड्रेट 8%। और इसमें जो लिपिड में क्या क्या फॉस्फोलिपिड रहता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जैसे कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या ये डबल स्ट्रक्चर रहता है या सिंगल स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि सिंगल लेयर या डबल लेयर। अगर हम सिंगल लेयर को स्टडी करेंगे तो कैसे उसको स्टडी कर पाएंगे कि नहीं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये यानी कि प्रोटीन का और लिपिड का जो रेशियो है डिफरेंस होता है किससे, सेल टू सेल। ये सेल टू सेल वेरी करता है, यानी कि द रेशियो ऑफ protein and lipid vary cell to cell, यानी कि इसमें जो प्रोटीन एंड लिपिड का रेशियो है डिफरेंस रहता है, यानी कि सेल टू सेल चेंज रहता है। उसके बाद अगर इसमें हम थोड़ा फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड, यानी कि इसका लिपिड का किस तरह, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसमें फॉस्फोलिपिड जो पाया जाता है, मेजर फॉस्फोलिपिड का वर्क। अब फॉस्फोलिपिड जैसे कि इसमें ये पोलर हुआ, इसमें सी, और इसमें डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड क्यों आता है, जैसे मान लीजिए ये तो हुआ पोलर चेन,
यानी कि इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक और ये हुआ हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको बोला जाता है हेड और ये हुआ टेल। अब टेल किसका है? बना हुआ हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, यानी कि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है, और ये हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक यानी कि फोबिया, वाटर से इसको डर लगता है, यानी कि वाटर से ये हट के रहता है। इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं इसको, एक और इसको नॉन पोलर बोलते हैं, इसको पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करते हैं, ये तो एक ही है, यानी कि फॉस्फोलिपिड जो है क्या है? एक ही इसका, यानी इसी में, यानी कि हेड में टेल लगा हुआ, यानी कि एक ही बात, इसी दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। अब ये जो है इसमें सिंगल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड क्यों है? जब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या कर रहा है? ये हुआ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हुआ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है? ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अब जैसे सैचुरेटेड कहने का मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम घी, जो कि घी रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिडिफाई हो जा रहा है। अब यानी कि ये क्या कर रहा है? सॉलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको, सॉलिड। ये हुआ लिक्विड वेपर, यानी कि ये इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसको? फॉस्फोलिपिड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो है, अब हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का? ये डबल स्ट्रक्चर है या सिंगल स्ट्रक्चर? यानी कि अगर सिंगल स्ट्रक्चर बनाया गया तो किस तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें। अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि अगर हम सिंगल इसको बनाए, सिंगल लेयर हम बना देंगे, यानी कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, तो क्या ये स्टेबिलिटी दे रहा है कि नहीं? अगर सिंगल लेयर दे रहा है तो ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक नेचर है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक। अब जब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, यानी कि आउटर साइड, ये हो गया आउटर साइड, यहां भी H2O। अब ये साइटोप्लाज्म हुआ, यहाँ भी H2O रहता है, यानी कि वाटर अंदर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर, क्योंकि नॉन पोलर है। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर से ये डर है, यानी कि फोबिया है, वाटर से फोबिया। यानी कि अगर यहाँ से क्या कहते हैं, अगर वाटर इसमें टकराएगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर, यानी कि ये चीज पता चल गया। सिंगल स्ट्रक्चर जो है, सिंगल लेयर ऑफ क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर सेल का अच्छा सा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इसलिए सेल का स्ट्रक्चर देखने कैसा डबल स्ट्रक्चर है। अब हम डबल स्ट्रक्चर एक बनाने देख रहे हैं, जैसे यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, यानी कि ये कंप्लीट चारों, यानी कि पूरे सर्कल में ये इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये फॉस्फोलिपिड सब बना है। अगर यहाँ पे देखिए, इसमें तो नॉन पोलर हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई क्या कहते हैं नॉन पोलर, यानी कि यहाँ पे वाटर नहीं है,
बाहर में भी वाटर है, H2O बाहर में भी है, H2O अंदर में भी है। अब यहाँ से इसमें टकराएगा और यहाँ अंदर टकराएगा, अंदर में अब जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर यहाँ पे टाइटली बॉन्ड रहता है, इसके बीच में टाइटली बॉन्डिंग रहता है और वाटर अंदर जा नहीं पाता है। अगर वाटर को जाना भी है, इसके बीच में प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का यहाँ पर पोर बना रहता है, प्रोटीन का पोर बना रहता है। उससे क्या कहते हैं, कोई भी मिनरल्स हुआ, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हुआ, इसको पास आउट होने के लिए बीच में पोर रहता है। अब हम अगर मान लीजिए नॉर्मल सेल पर स्टडी करते, नॉर्मल सेल और आरबीसी को क्यों ले और नॉर्मल सेल की क्यों नहीं, अगर देखें नॉर्मल सेल को अगर स्टडी करें, नॉर्मल सेल लेके तो नॉर्मल सेल में क्या सिर्फ वहां पे इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, इसमें इनोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि डबल लेयर स्ट्रक्चर है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डबल लेयर स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको स्टडी करते तो क्या अगर इसमें हम केमिकल यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या सिर्फ इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आउटर लेयर का हमको स्टडी मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, हो सकता है जो केमिकल ऐड किए हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के भी टूट सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी टूटेगा और न्यूक्लियस के भी टूटेगा। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जो क्या कहता है कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका है। इसलिए हम क्या किए हैं कि इसमें स्टडी क्या किया जाए इसको आरबीसी को लेकर, आरबीसी रेड ब्लड सेल को लिया, और रेड ब्लड सेल को लेने के कारण क्या इसमें, क्योंकि ये आरबीसी हुआ और आरबीसी जो क्या करता है इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस ईआर गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसमें टोटल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहता है। इसलिए इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई केमिकल से केमिकल हम ट्रीट करते हैं तो अगर यहाँ पे हमको आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर मिलेगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, इसमें से हमको ये लेयर मिलेगा, क्या कहता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी का मिलेगा, न कि इसमें और, क्योंकि इसमें और कोई ऑर्गेनल्स है नहीं, इसलिए हमको आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। अब जो है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो स्ट्रक्चर यानी कि इसका मॉडल कौन-कौन साइंटिस्ट दिए थे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट जो दिए थे सैंडविच मॉडल या ट्रीलेमलर मॉडल, यानी कि ये साइंटिस्ट जो थे डेविसन एंड डेनियल, यानी कि फर्स्ट जो था सैंडविच मॉडल, ये जो मॉडल दिया गया था डेविसन एंड डेनियल, और ये जो सैंडविच मॉडल दिया था, जैसे कि मान लीजिए एक सैंडविच मॉडल कहने का मतलब है जो ऊपर से प्रोटीन के रूप में, जैसे ये इस तरीके से मॉडल दिए थे, यानी कि इसमें दिया गया था जो मॉडल, ये बीच में जैसे मान लीजिए ये क्या है, ऊपर प्रोटीन स्थिति है, यहाँ भी प्रोटीन, यहाँ भी प्रोटीन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ब्रेड जो रहता है सबसे ऊपर में ब्रेड, और बीच में जो क्या है उसका जो भी उसमें जो मटेरियल रहता है यानी कि फॉस्फोलिपिड के रूप में उसका मटेरियल, इसी तरीके से इसी को सैंडविच मॉडल कहा गया। लेकिन ये तो मॉडल दिया गया, अब इसमें इसको पूछा गया, कुछ सवाल पूछा गया, आप तो इसमें बोल रहे हैं कि ये सैंडविच मॉडल है,
लेकिन इसमें आप इसमें क्या कहते हैं, इसको इसमें क्या फंक्शन है जो इसको सेलेक्टिव परमेबल बना सकता है। और इसमें और एक सवाल और पूछा गया, क्या इसमें फ्लूइडिटी जो प्रोवाइड किसके वजह से हो रहा है। तब ये क्या करता है, सेंट्रिक मॉडल यानी कि डेविसन एंड डेनियल साहब जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आगे एक और मॉडल आया, यानी कि इसको इसमें जैसे कि अगर कोई पोर आना यानी कि सेल के अंदर जाना तो किस तरह कर जाएगा। ये तो क्या कहते हैं, ये तो नॉन पोलर है यानी कि हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये हाइड्रोफिलिक है। लेकिन इसके अंदर में क्या, अगर मान लीजिए कोई मिनरल आएगा, लिक्विड मटेरियल आएगा, कोई चार्ज मॉलिक्यूल किस तरह से जाएगा अंदर में। तो इसीलिए इसको पूछा गया सिलेक्टिव कैसे है और इसका क्या कहता है फ्लूइडिटी कैसे है। तो ये डेविसन एंड डेनियल साहब नहीं पाया, इसको बता पाया। अब आगे जो है एक और मॉडल आया DSIT रॉबर्टसन साहब ने यूनिट मॉडल में। अब सेकेंड मॉडल दिए थे यूनिट मॉडल, ये दिए रॉबर्टसन। और ये भी बोला गया था ऑल ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनल्स structurally and functionally similar but chemical and size different। यानी कि ये समझा है ऑल सेलुलर ऑर्गेनल्स यानी कि सेलुलर ऑर्गेनल्स के पास जो है स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर है बट केमिकली एंड साइज डिफरेंट है। इससे भी वही सवाल पूछा गया, क्या कहते हैं जो इसमें किस तरीका से इसको सेलेक्टिव परमेबल बनाना है और ये फ्लूइड मोजाइक फ्लूइड नेचर इसको किस तरीका से दिया जाता है, ये भी नहीं समझा पाया। अब लास्ट में आया जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया, जो कि सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिए थे। अब जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये दिए थे सिंगर एंड निकोलसन साहब ने, अब ये जो दिए थे स्ट्रक्चर यानी कि और ये जो था लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। अब ये स्ट्रक्चर जो है अब इसमें बीच में यहाँ पे प्रोटीन था और इसके बीच में भी कोलेस्ट्रॉल और बाहर में भी प्रोटीन पढ़िए। और इसी में यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल और इस पर भी लिपिड पर भी फॉस्फोलिपिड पर भी शुगर मॉलिक्यूल। अब ये निकोलसन साहब जो दिए, अब इसमें जैसे देखिए ये तो फॉस्फोलिपिड हुआ और ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कोलेस्ट्रॉल।
इस तरीके से, जैसे मान लीजिए प्रोटीन क्यों है, अब प्रोटीन के काम क्या है, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्टिव पर में कोई भी चीज अगर अंदर जाना है, ये प्रोटीन होके आराम से इंटर कर सकता है। और ये जो क्या कर कार्बोहाइड्रेट के क्या रोल है, फॉस्फोलिपिड के क्या काम है, अब एक एक करके हम थोड़ा इसका स्टडी कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ये है मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रेम, यानी कि इसके फॉस्फोलिपिड ही इसका स्ट्रक्चर बनाता है। अब जैसे कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, अब जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन, उसमें फॉस्फोलिपिड के बहुत सारा इसमें कंटेंट है फॉस्फोलिपिड, अब उसके बीच में ये प्रोटीन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक समुद्र में जैसे आइसबर्ग पाया जाता है, उसी तरीका से ये जो है फॉस्फोलिपिड का जो ये टर्म है, ये एक समुद्र की तरह उसमें जो आइसबर्ग दिखता है, उसी तरीका से ये क्या है, प्रोटीन है, इसमें पाया जाता है। अब सबका काम क्या है, अब जब फॉस्फोलिपिड ये मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑफ फ्लूइडिटी, यही प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, अगर फ्लूइडिटी से तो हो सकता है क्या करता है, अब इसका स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये लिपिड की पार्ट बता रहे हैं अभी। अब फर्स्ट सेकंड क्या था, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमको प्रोटीन जैसे कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको बोला जाता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के क्या काम है, जैसे प्रोटीन में भी इंट्रिंसिक प्रोटीन यही इसके कोर बनाता है, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल अंदर जाना है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल टू सेल इंटरेक्शन होने के लिए, सेल टू सेल इंटरेक्शन करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आरबीसी की बात हुआ, अगर किसी को ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो यहाँ पे इसे बाइंड करेगा, यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन होगा, और वहाँ पे भी ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब क्या मान लीजिए यहाँ पे एक बार और फॉस्फोलिपिड क्या काम है, फॉस्फोलिपिड यानी कि ये प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल ये स्टेबिलिटी। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है यूकैरियोटिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी कोई चीज चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन वहां पे पाया जाता है हेपेनोइड। वहां पे हेपेनोइड नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि वहां प्लाज्मा यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें और यही तो मिलके क्यूएसी फ्लूइड नेचर बनता है, क्यूएसी फ्लूइड, इसी को बोला जाता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी, यानी कि इसी को क्यूएसी फ्लूइड नेचर बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या कहता है, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी, इसमें क्या, अगर सेल ग्रोथ पहले तो मान लीजिए सेल ग्रोथ होगा, सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेल तो पहले छोटा रहता है। अब छोटा से अगर सेल को पहले मैच्योर होना है तो वो क्या, सेल ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद वो क्या, वो डिवीजन होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर
सेल रिजिड रहता कि क्या ये सेल डिवाइड हो पाता? नहीं। इसलिए फ्लूइडिटी भी जरूरी है, स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अगर यहाँ पे रिजिड रहता तो ये सेल डिवाइड ही नहीं पाएगा, ग्रोथ ही नहीं होता। अगर ग्रोथ नहीं होता डिवीजन नहीं होता। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस फर्स्ट है ग्रोथ, सेल डिवीजन। अब लास्ट एक और प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन में इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी को इंट्रिंसिक को बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन एंड इसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन और ये जो है क्या करता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये टाइटली बाउंड रहता है किससे? आयनिक बॉन्ड से, यानी कि फॉस्फोलिपिड या पोलर एसिड से। और इंट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है टाइटली बाउंड रहता है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लूजली बाउंड रहता है। और ये जो है अब यहां से लास्ट एक बच गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल है। ये क्या कर रहा है? सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम कर रहा है एंड ये फर्टिलाइजेशन के टाइम जैसे कि स्पर्म एंड जाइगोट के जब फ्यूजन होता है उस टाइम क्या करता है कि रिसेप्टर पाया जाता है जो कि ये स्पर्म कार्बोहाइड्रेट का रहता है। और ब्लड शुगर में भी एंटीजन ए है, उसमें भी क्या करता है ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए पाया जाता है, तो वहां भी शुगर मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए थैंक यू।